दिख रहा है स्क्रीन मेरा? नहीं नहीं दिख रहा है? नहीं, खाली शो कर रहा है टीचर इज शेयरिंग स्क्रीन, बट दिख नहीं रहा है। थोड़ा कनेक्ट प्लेस चेंज करके देखिए, नहीं तो फिर हम अपना यहाँ कनेक्शन चेक करेंगे हम। दिख रहा है? हाँ अच्छा, तो कल हम बात किए थे बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। पहले बात किए थे एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में कि कितने तरह के एटॉमिक बॉन्ड्स होता है, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद डिटेल में बताए थे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम बताए थे क्या होता है कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वैसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और वैसा कौन करता है? तो जनरली करते हैं, सारे एटम्स करते हैं, बट कुछ कुछ पर्टिकुलर एटम्स होते हैं जिनका मजबूरी हो जाता है कि वो, जैसे कि जो हम बताए थे कि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि अगर आज किसी का आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसका मजबूरी हो जाता है। बट वो जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ वैसा ही एटम शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग ऑफ एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एटम कर ही देते हैं, ठीक है। और बताए थे कि टाइप्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, बट अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयरिंग होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे, एग्जाम्पल लेके हाइड्रोजन का शो किए थे, बनाए थे, ठीक है। उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किए थे, उसके बाद उसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोग को हम बताए थे कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में बताए थे, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद उसी तरह हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल लिए थे ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन में भी हम बताए थे कि उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत पड़ता है, तो क्या करते हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर लेता है और वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम नाइट्रोजन बताए थे कि नाइट्रोजन का जो आउटर शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहता है उसको आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करता है? दोनों आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये चीज तो होता है। बट अब देखिए, बात आता है मेन हमको पढ़ना यहाँ किसका है? कार्बन का, ठीक है। मेन हमको पढ़ना किसका है? कार्बन का। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का तो जान गए क्या होता है। अब कार्बन में कैसा कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि कार्बन को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन में किस तरह का कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग के अलावा आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। कार्बन में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा ना, कार्बन में जनरली आपको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग ही देखने मिलता है। कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करता है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता उसके बारे में बात करेंगे। बट जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का तो नहीं बोलेंगे, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिए थे वो करते हैं, वो आयंस भी बनता है, O2 माइनस आयन बनता है, N3 माइनस आयन बनता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स का लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, दोनों नॉन मेटल्स है तो जनरली वो गेन ही करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट कार्बन के केस में वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता। आयंस बनता है, ठीक है, बट कार्बन कंपाउंड्स का आयन बनता है, कार्बन का आयंस नहीं बनता है। कार्बन का आयंस आपको नहीं दिखेगा जनरली, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है कार्बन में, ठीक है, क्यों ये मतलब मजबूर हो जाता है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो अंजलि गुप्ता भी है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए।
हाँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? 2 6 2 और 6 4। 2 4, 2 4, 2 6 नहीं, 2 एंड 4 ऐसे लिखते हैं। मतलब इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। अंजलि और एल शेल क्या हुआ? अंजलि इनरोल की है, एक्सेप्ट करने बोला। हाँ, कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट हो गया, कर लिए। तो इसके आउटर की एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या हुआ, अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए? 4 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको कैसे मिल सकता है? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके आउटर शेल में इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये सारा लूज कर दे। ठीक है, लूज करने से क्या होगा, सिर्फ के शेल बचेगा। और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ता है? 2। ठीक है, अगर लूज कर देता है वो चारों इलेक्ट्रॉन्स, तभी क्या होगा, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। और दूसरा क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। नहीं करता वो बात अलग है, बट कर सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है। गेन करने से क्या होगा, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने से क्या होगा, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा। 2 और 8 ही चाहिए होता है ना आउटर शेल में। तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है। क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर दे? 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इट कैन लूज दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है शेयरिंग। ये 3 पॉसिबिलिटी है मेरा कि कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयरिंग भी कर सकता है। बट ये शेयरिंग ही क्यों प्रेफर करता है, गेन और लूज क्यों नहीं होता है? ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये कि कार्बन का हमको, अगर ये देखिए लूज करता है, अगर कार्बन लूज करेगा तो क्या बनेगा, C4+ कैटायन बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देने से क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर ये गेन करता है तब क्या बनेगा, C4- एनायन बनेगा। ठीक है, शेयरिंग करेगा तो कुछ नहीं, वो तो न्यूट्रल होता है। तो हमको ये C4+ आयन और C4- आयन क्यों नहीं देखने को मिलता है? ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन क्यों नहीं करता है? क्या प्रॉब्लम क्या हो जाता है इसको लूज और गेन करने में? क्यों शेयरिंग के लिए, शेयरिंग पर ही डिपेंडेंट रह जाता है? ये शेयरिंग पर ही क्यों डिपेंडेंट रह जाता है? ये गेन और लूज क्यों नहीं कर सकता? तो देखिए होगा क्या, होगा क्या, पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा नहीं होता है, डॉट स्ट्रक्चर कुछ और होता है, ऐसे शो किया जाता है। बट अभी आप लोग समझने के लिए कीजिए, 4 है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे शो होता है, वो हमको नहीं जाएंगे। यहाँ समझिए जो मेरा काम का चीज़ है। तो ये हो गया इसका के शेल, ये इसका के शेल हो गया और ये इसका एल शेल हो गया। ठीक है, तो अब इसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है,
किसी दूसरे एटम से हम बोल रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज क्यों नहीं कर सकता। तो चलिए ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस, इसका क्या है, कार्बन एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके ऑर्बिट से जहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, पहला केस जो हम ले रहे हैं कि क्या किया, ये लूज किया 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो लूज करने से क्या होगा, ये देखिए ये लूज कर दिया चारों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज करके ये क्या बना, लूज करके ये बन गया क्या, C4+ कैटायन बन गया, ठीक है, क्या बन गया ये C4+ कैटायन। तो आपको ये पता है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर हम 6 बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है, ये चीज तो आपको पता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ के आए हैं कि जो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो इसका मतलब इसमें क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन्स था और 6 प्रोटॉन्स था। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जैसे इसका अगर हम एटॉमिक नंबर 6 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो अब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, क्या किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, बचा कितना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट प्रोटॉन तो लूज नहीं हुआ है ना, प्रोटॉन तो मेरा 6 का 6 है ना, और सारे प्रोटॉन्स कहाँ है, इसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या है, मेरा 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो होगा क्या इससे, सबसे पहला दिक्कत क्या, चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाना क्यों दिक्कत है, इसी वजह से दिक्कत है क्योंकि ऐसा जो कार्बन मेरे बच जाता है ना, ये जो सिर्फ C4+ कैटायन जो मेरा बच जाता है, ये कैटायन बनना नहीं चाहता है, ये जो कार्बन एटम है ना अपने इस फॉर्म में आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा इसमें, इतना जो पॉजिटिव चार्ज दिखे ना 4+ आयन बनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये कार्बन एटम जो होगा ना 4+ आयन कैटायन बनने के बाद ये क्या किया, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों किया, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए ना, बट जैसे ये 4+ कैटायन बन जाएगा ना, ये पहले से ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, पहले से ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो कार्बन कभी नहीं चाहेगा कि हम चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें। और दूसरा बात, चारों इलेक्ट्रॉन्स को साइमल्टेनियस लूज कर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसके न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स है ना, ठीक है, जो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इस चारों इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखें, स्ट्रांगली पकड़ के रखें, तो आपको बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा इस चारों इलेक्ट्रॉन्स को इसके आउटर शेल से निकालने के लिए, ठीक है। बॉन्डिंग एनर्जी नहीं बोलेंगे, बेसिकली वो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हेल्ड करके रखते हैं ना। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, तो क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं। तो आप अगर चाहें कि ये सारे का सारा जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में थे, इसको हम बाहर निकाल दें, इसके आउटर शेल से इसको रिमूव कर दें, ठीक है, ये लूज कर दे अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है जैसे कि जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइज होने के लिए जो एनर्जी लगता है, ठीक है, कि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये जो न्यूक्लियस है ना, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से उसको हेल्ड करके रखा था ना चारों को, ठीक है। तो अगर चारों को चाहते हैं कि क्या करे, वो आउटर शेल को रिमूव कर दे, तो आपको क्या बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। It would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 ये नहीं था, कहाँ गया, हाँ, it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind carbon cation with 6 protons in its nucleus onto just 2 electrons.
ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपको C4+ कटायन बनाने के लिए, क्योंकि आपको लार्ज अमाउंट, एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा, ऊपर से कार्बन खुद नहीं चाहता है कि हम C4+ कटायन बने, क्योंकि कटायन ऐसा है ना, आयन बनने के बाद ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला रीजन हुआ कि ये लूज क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, लूज क्यों नहीं कर सकता, सबसे पहला रीजन कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरा, ये C4+ कटायन बनने के बाद ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो कार्बन खुद नहीं चाहेगा कि हम इस फॉर्म में आए। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से क्या हुआ, ये जो पहला पॉसिबिलिटी था मेरा कि ये लूज कर दे, पहला पॉसिबिलिटी जो था मेरा कि ये लूज कर दे चारों अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये लूज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट कि ये गेन कर ले, नेक्स्ट क्या है कि ये गेन कर ले, लूज ना करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, गेन कर ले। लूज ना करे, ये क्या कर ले, गेन कर ले, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक, दो, तीन, चार, ये क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। अब गेन करने से क्या होगा, गेन करने से ये क्या बन जाएगा, C4- एनायन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये C4- एनायन। सेम प्रॉब्लम यहां आ गया, ये स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लिया। ठीक है, एक्सेप्ट क्यों किया, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी पाने के लिए, बट वो स्टेबल होने की जगह क्या हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए, स्टेबल कहने का मतलब सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेने से ही स्टेबल नहीं हो जाता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई चार्ज ना रहे। ठीक है, आयंस जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो वो कोई भी जो आइटम्स होता है ना, वो आयंस के फॉर्म में रहना प्रिफर नहीं करता है। ठीक है, जो होता है ना, आयंस के फॉर्म में रहना प्रेफर नहीं करता है। इसी वजह से आप वाटर को देखिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, आप नाइट्रोजन देखिए, आप हाइड्रोजन देखिए, आप ऑक्सीजन देखिए, जितनी भी आप गैसेस का यहाँ नाम सुन रहे हैं ना, कोई भी आयनिक फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, जो वाटर होता है ना, वो भी अगर उसका स्ट्रक्चर आप देखने जाइएगा, 2H है, H2O होता है ना, तो 2H और एक ऑक्सीजन, तो वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका स्ट्रक्चर तभी हम बनाएंगे भी, वो भी क्या करता है, वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। इससे पहले वाले क्लास में हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में बताएं, वो भी क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। क्यों करता है, प्रिफर क्यों करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी वजह से करता है ना, क्योंकि आयंस के फॉर्म में जो एटम्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और कोई नहीं चाहेगा ना कि हम रिएक्टिव हो, वो चाहेगा हम अनस्टेबल, मतलब स्टेबल हो, एक जगह पड़े हुए रहें, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उससे हमको कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम, जैसे वो उस केस में हुआ था कि 4+ कैटायन बन गया था, यहाँ क्या हुआ, 4- एनायन बन गया। 4- एनायन बन जाने की वजह से क्या हुआ, पहला कि सबसे बहुत ज्यादा ये अनस्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव हो गया। दूसरा पॉइंट, अब इसके न्यूक्लियस में, जैसे कि हम बात किए थे इससे पहले भी, कि न्यूक्लियस में कितना है, न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स ही है ना। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स का तो ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसफर किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। अब इस प्रोटॉन के, अब इस 6 प्रोटॉन्स के लिए ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसके न्यूक्लियस में कितना है, 6 प्रोटॉन्स, इसमें कितना है मेरा, 6 प्रोटॉन्स है ना। इस 6 प्रोटॉन्स के लिए ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ 2 है, इसके आउटर शेल में कितना है, 8 है, मतलब कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक रीजन है कि ये क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। ठीक है, क्या हुआ, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, आप प्लेस चेंज करके देखिए ना अपना, प्लेस चेंज करके देखिए तो। बाकी सबको आ रहा है, बाकियों को आ रहा है मेरा साउंड क्लियर। अंजलि, आप अपना प्लेस चेंज करके देखिए तो हो सकता है साउंड आ जाए। ओके सर। देखिए,
यस सर क्लियर है। ओके, सुनिए फिर। तो ये दो रीजंस की वजह से क्या होता है, ये चार इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला रीजन की बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, दूसरा रीजन की जो न्यूक्लियस है उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ हैंडल करना। ठीक है, ये दोनों रीजन की वजह से ये एनायन का फॉर्म भी नहीं ले सकता। तो ये जो दूसरा पॉसिबिलिटी था कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर ले, ये पॉसिबिलिटी भी हो चुका है खत्म मेरा। ठीक है, ये चार इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी नहीं कर सकता, ना तो ये C4+ आयन बनेगा, कैटायन बनेगा, ना ही ये C4- एनायन बनेगा। अब बचा क्या, कार्बन करता क्या है, कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन का जितना भी आप कंपाउंड्स देखते हैं ना, ठीक है, सब में ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कभी भी आयंस का फॉर्म नहीं लेता है, कार्बन कंपाउंड्स होता है आयंस के फॉर्म में, कार्बन नहीं होता आयन के फॉर्म में, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे Na+ आयन एग्जिस्ट करता है, Cl- आयन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, NaCl जो आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो पढ़े होंगे, जो सॉल्ट वाटर होता है। ठीक है, सॉल्ट वाटर में क्या करते हैं, जब सॉल्ट को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं ना, तो जो NaCl होता है मेरा, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है Na+ आयन और Cl- आयन में। ठीक है, तो Na+ आयन और Cl- आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बट C4+ कैटायन और C4- आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अपने एटम्स के साथ भी, और दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कैसे करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट के बच गया ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से हम ड्रॉ करते हैं कार्बन का स्ट्रक्चर। एक पहले हम एक सिंपल सा हम ले लेते हैं कंपाउंड। ठीक है, उससे हम बताते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं आपको मीथेन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन। मीथेन एक गैस होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया कार्बन का। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो ये मीथेन नहीं करते हैं, हाँ मीथेन का ही करते हैं। तो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। अब ये चारों, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है ना, तो आपको हम बताए थे कि शेयरिंग होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बताए थे और ट्रिपल कोवेलेंट बताए थे। बट 4 इलेक्ट्रॉन्स का एट ए टाइम शेयरिंग ना, जैसे वहां होता है ना, जैसे नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर पाना ना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसी वजह से आपको C2 एग्जिस्ट नहीं करता। आप अगर बोलिएगा ना कि हम क्या करें, एक और कार्बन एटम ले आते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर देते हैं, बन जाएगा क्या, C2। बट क्या C2 एग्जिस्ट करता है, C2 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है C2 एग्जिस्ट। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग नहीं होता। कार्बन क्या करता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का, और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है।
ठीक है, मैक्सिमम क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल ली है ना मीथेन का ही एग्जांपल लेकर हम बताते हैं। तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, CH4, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4। इसका मतलब अगर हम इसको लाइन डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इसका ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया इसका कार्बन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मीथेन का, ठीक है। तो जहां ये बताए थे हम आपको लोग को कि ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को बताया था ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल लाइन से, ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्या करता है, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है उसका, 1। इसके के शेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन को कितना का जरूरत रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत रहता है। तो क्या करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन अपना, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। दोनों क्या करते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। तो इस कार्बन के आउटर शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ना, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है इसके आउटर शेल में, ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। ये हम ड्रॉ करते हैं, बताएंगे फिर डिटेल में। हाइड्रोजन को बुलाता है और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऐसे होता है, ठीक है। बताएंगे अभी हम अच्छा से ड्रॉ करके बताएंगे। तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। चलिए हम ड्रॉ करके बताते हैं अच्छा से। ये हो गया कार्बन का। अगर हम हाइड्रोजन का ड्रॉ करें, हाइड्रोजन का ड्रॉ करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स।
तो हाइड्रोजन क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया। इस कार्बन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, जैसे कार्बन के आउटर शेल में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये शेयरिंग करके 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाए थे यहाँ आपको क्या दिख रहा था, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंड, ये आपका 1 पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, आपको 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही क्या करता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या किया है, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है, क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है एक एक हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, शेयरिंग से आपको हम बताते हैं शेयरिंग कब किया जाता है, जब उसका भी बेनिफिट हो और मेरा भी बेनिफिट हो, दोनों का काम निकल जाए। ठीक है, दोनों का काम निकल जाए तभी ना होता है शेयरिंग। तो हम देखते हैं दोनों का काम निकला है या नहीं निकला है। तो अगर हम हाइड्रोजन का बात करें, तो हाइड्रोजन को अगर हम आउटर शेल में अगर देखें, हाइड्रोजन के आउटर शेल में अगर हम देखें, जो सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, चलिए इसके पहले बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका सिर्फ क्या होता है, के शेल होता है। तो के शेल होता है तो इसको कितना चाहिए, अपने आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम काउंट करके देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ या नहीं हुआ। तो अगर काउंट कीजिएगा तो ये कितना, ये 1, ये 2, तो ये जो एटम 1 था हाइड्रोजन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ये हो गया स्टेबल। यहाँ अगर देखें तो ये 1, ये 2, इस एटम 2 का भी क्या हुआ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। अगर इसका बात करें 1, 2, इस एटम 3 का भी सेम केस, यहाँ देखें 1, 2, इस एटम 4 का भी सेम केस। मतलब चारों के चारों जो आपको हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ठीक है, कैसे हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके, किसके साथ शेयर किए, कार्बन के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉन्स का, और कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके, ठीक है, क्या किए, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने से क्या हुआ, ये जो चारों आपके हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ठीक है, ये हो गया स्टेबल मेरा। ठीक है, कैसे स्टेबल हुआ, बाय फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं कार्बन का, क्या कार्बन ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया या नहीं किया, देख लेते हैं उसके बारे में भी। अब काउंट करते हैं इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ, ये किस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ये 2-8 कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये कार्बन एटम भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये कैसे स्टेबल हुआ, कैसे स्टेबल हुआ, इस कार्बन ने क्या किया, इसके वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किया। शेयरिंग करने से क्या हुआ, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और हाइड्रोजन ने भी और कार्बन ने भी, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स आपको दिख रहे हैं वो भी स्टेबल हो गया, और जो कार्बन आपको दिख रहा है वो भी स्टेबल हो गया। ठीक है, समझ आया ये जो अभी हम बताएं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का बात की है। ठीक है, कार्बन क्या किया, इस केस में कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये कार्बन क्या हो गया, कार्बन एटम जो पहले अनस्टेबल था, क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि इसके जो आउटर शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, और क्या हो गया, ये कार्बन क्या किया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो। ठीक है, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड बना के ये किस तरह से अचीव करता है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? CO2। बेस्ट एग्जांपल क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। इसके बारे में हम डिटेल में बताए थे पिछले क्लास में, अगर वीडियो देखिएगा ना तो वहां पे हम आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड उसके बारे में हम डिटेल में बताएं, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड उसके बारे में भी बताएं। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पहला केस जो मेरा था, इसमें क्या देखें, कार्बन कैसे स्टेबल हुआ? बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट केस जो देखेंगे उसमें कार्बन जो होगा ना मेरा कैसे स्टेबल होगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या किया था इसने, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया था। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया था? एक ही इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया था। बट अगर CO2 का केस में बात करें, जब CO2 पे हम जाएंगे तब हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहता है? 2। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 6 यही ना होता है, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहता है? 2। तो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके CO2 बनाता है। चलिए बात कर लेते हैं CO2 पे। तो ये मेरा क्या था, केस 1। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? पूछ लीजिए डाउट है तो। नो सर। बाकियों को बोल रहे हैं, सुमन के अलावा बाकियों को, किन्हीं को कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, फिर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, तो अगर हम इसका सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करें, कैसा डायग्राम होता है, तो होता है इसका ये एक C एटम हो गया, और ये दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ, दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम पहले बताते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए थे पिछला क्लास में। ठीक है, ऑक्सीजन का हम O2 जब बनाए थे, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं। तो चलिए पहले हम इस कार्बन एटम का बात कर लेते हैं। पहले कार्बन एटम का ड्रॉ करते हैं, फिर हम CO2 का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कार्बन एटम। ठीक है, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कितना होता है, 2 और 6। उसके के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके L शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 5 एंड 6। इस तरह यहाँ ये 1 2 3 4 और ये 1 यहाँ ना हुआ। देखिए ये क्या किया, इस कार्बन एटम्स ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन एटम्स की ऑक्सीजन एटम के साथ, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किया। ये क्या दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी पाने के लिए ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहाँ से मिला? तो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ शेयर करने से क्या हुआ, देखते हैं चलिए। अगर हम देखें इस ऑक्सीजन का, तो अगर आउटर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिएगा आप, तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के एटम 1 है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। ठीक है, ये अचीव कर लिया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। अगर इसमें देखें, जो दूसरे वाले ऑक्सीजन है, अगर इसके आउटर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने जाएं, तो ये वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, इस एटम 2 का भी क्या होगा, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। ठीक है, तो ये भी क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। अब बचता कौन है? मेरा कार्बन। बचता कौन है? मेरा कार्बन। तो कार्बन का देखते हैं, वो उसने अचीव किया या नहीं किया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। ठीक है, तो इस कार्बन एटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। तो 8 हो जाने की वजह से क्या किया, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ठीक है, तो इस केस में कार्बन कैसे स्टेबल हुआ? इस केस में कार्बन कैसे स्टेबल हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसने क्या किया, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, और शेयरिंग करने से क्या हुआ, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इसने डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्यों किया डबल कोवेलेंट बॉन्ड का? क्योंकि इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या किया, दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर जाने का मतलब होता है इसने क्या किया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया विद ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इस केस में क्या किया, इसने डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स, और अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जांपल, जहां कार्बन कैसा दिखा, कार्बन कैसे स्टेबल हुआ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के। जो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें कार्बन कैसे स्टेबल हुआ था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के। ठीक है, अब जो थर्ड एग्जांपल लेंगे उसमें क्या होगा, कार्बन ने क्या करेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें कि नहीं? कोई नो सवाल सर। कुछ और? किन्हीं को कोई दिक्कत पूछने, कहीं भी कोई डाउट है पूछ लीजिए, बता देंगे।
अच्छा ठीक है, फिर बढ़ते हैं तीसरे वाले में। थर्ड एग्जांपल, जहाँ क्या करेगा, कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। तो उसका एग्जांपल होता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस जो होता है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है। जिसको आप इथीन भी बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, इथाइन। इथाइन गैस पढ़ाएंगे अल्कीन अल्कीन अल्काइंस में। इथाइन, जिसका आप केमिकल टू। अभी ये सब में मत पूछिएगा कि ये हमको आता नहीं है क्या, वो C2H2 क्या होता है क्या नहीं होता है। हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं जो कार्बन होता है ना, कैसे स्टेबिलिटी को अचीव करता है। ठीक है, तो इससे पहले बताएं कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, वो गेन नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा। अब ये शेयरिंग करेगा तो इसके आउटर शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये या तो ये क्या कर सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर सकता है विद एक एक अदर एटम्स। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसने जो आउटर शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसने क्या किया, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किया। या फिर ये क्या कर सकता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है विथ 2 अदर एटम्स। इस केस में क्या दिख रहा है, इसने क्या किया, टू टू इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स। या फिर ये क्या कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है। या फिर ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है। तो वही देख रहे हैं, इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेगा, किसके साथ करेगा, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ, अपने ही कार्बन एटम के साथ। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर उसका हम डायग्राम पे जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एक कार्बन एटम हुआ, ये एक कार्बन एटम हुआ, इस दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम इसका डिटेल डायग्राम बताएंगे तो समझ जाइएगा। और क्या होता है, ये एच। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है इसमें, कि कार्बन क्या कर रहा है, अगर एक कार्बन एटम का बात करें, हम एक पे अगर फोकस्ड रहे, एक कार्बन एटम का अगर बात करें, सिर्फ इसका बात करें, तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे कार्बन एटम के साथ एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो दूसरा मेरा कार्बन एटम है, इसके साथ क्या कर रहा है, एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और एक हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहा है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए इसका हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, कैसे इसका डायग्राम होता है।
तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर इस दोनों कार्बन एटम की बात करें, ये जो दोनों कार्बन एटम आपको दिख रहा है, ये और ये जो कार्बन का एटम 1 हुआ और कार्बन एटम 2 हुआ, अगर इस दोनों का अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। और अगर हम इसका बात करें और क्या कर रहा है, अगर इस एटम 1 का बात करें तो इस एटम 1 पे अगर हम फोकस करें तो ये क्या कर रहा है, एटम 2 के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है और एक हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है। सिमिलरली अगर हम उसी तरह अगर हम एटम 2 का बात करें तो ये क्या कर रहा है, एटम 1 के साथ भी यही कर रहा है। ठीक है, एटम 1 के साथ क्या कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है और इस हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है। ठीक है, तो शेयरिंग करने से क्या हुआ, अब आउटर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। क्या इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया या नहीं किया। ठीक है, पहले इस कार्बन एटम को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, तो अगर आप देखिएगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये जो कार्बन एटम आपको दिख रहा है, जो एटम 1 है, इस एटम 1 के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। ठीक है, तो 8 हो जाने से क्या हुआ, इसने 2-8 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, जो 2-8 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था। 2-8 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने से क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ये स्टेबल हो गया। सिमिलरली अगर हम उसी तरह अगर हम कार्बन एटम 2 को देखें, अगर हम कार्बन एटम 2 को देख लें, इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस एटम 2 का भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो इसने भी क्या किया, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। क्या किया, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया और ये भी क्या हो गया मेरा, स्टेबल हो गया। ये भी क्या हो गया मेरा, स्टेबल। अब उसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का भी देखिएगा तो हाइड्रोजन के भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ठीक है, ये 1 और ये 2, यहाँ भी क्या हुआ, ये 1 और ये 2। तो जो मेरा दोनों हाइड्रोजन एटम जो दिख रहा है वो भी क्या हो गया मेरा, स्टेबल। ठीक है, क्योंकि उसे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 2। तो इससे क्या हुआ, इससे हमको पता चल रहा है कि इस केस में क्या हुआ, कार्बन कैसे स्टेबल हो रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस केस में क्या किया, कार्बन कैसे स्टेबल हो रहा है, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके विथ एन अनदर कार्बन एटम, और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके विथ एन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, कोई डाउट, कोई नो डाउट। सर। तो ऐसे क्या करते हैं ना, कार्बन ऐसे ही क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ, या तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वो एक साथ वो दोनों बॉन्ड बना सकता है, एक साथ वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट कर सकता है कार्बन में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसी तरह वो सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। 2 डबल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, 2 डबल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लीड करेगा आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी में, जो बताएंगे हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहां तक समझ में आया, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स किस तरह से कार्बन में बॉन्डिंग होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होता है, कार्बन किस तरह से वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, किस तरह से वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, किस तरह से वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और अपने आप को स्टेबल करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके। समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, कुछ भी नो डाउट है सर। तो पूछ लीजिए।
और किन्हीं को कुछ भी डाउट नहीं है ना? और कोई क्लास में है भी या नहीं? यस नो बोलिए कम से कम। अब नेक्स्ट आते हैं हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी पे। ठीक है, क्या आते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी पे कि कार्बन में ऐसा क्या खासियत होता है कि ये इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कार्बन में ऐसा क्या खासियत होता है कि कार्बन क्या करता है, इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एक सेकेंड बता रहा है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर मतलब होता है कि कार्बन अपने आप में ही वर्सेटाइल है, वो इतने सारे कंपाउंड्स का ही फॉर्मेशन कर देता है ना कि हमको अलग से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो अगर हम बात करें क्या रीजन होता है, तो ये दो फैक्टर्स, ये जो दो फैक्टर्स दिख रहा है ना आपको, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 गिवन है, ये दोनों फैक्टर ही आपको बताएगा कि क्या रीजन होता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या है इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी? क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अब उसको समझिए। तो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन। These compounds may have long chains of carbon, branched chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. No other elements exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms a compound with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. तो कार्बन में क्या एक यूनिक एबिलिटी होता है कि ये अपने ही कार्बन एटम के साथ, अपने ही कार्बन एटम के साथ ये स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। सबसे पहला बात, चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये चेन में मतलब एक दो, एक कार्बन एटम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, इस तरह करके ये हजारों में चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन एटम्स आपस में लिंक होकर। ठीक है, और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ये चेन ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम बताएंगे, जब आप पढ़िएगा डिटेल में, जब आप आएंगे ना, कीटोन्स में आएंगे, अल्कोहल्स में आएंगे, एल्डिहाइड्स में आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आएंगे। ठीक है, वो सब चीज में जब बताएंगे तब उसमें ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो उसके बाद रिंग में भी बात करेंगे, रिंग में जो फिनॉल वगैरह आता है उसका भी बात करेंगे, बेंजीन आता है। तो पहले ये समझिए कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी होता है कि अपने ही कार्बन एटम के साथ ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकता है, यहां तक कि ये रिंग्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है, यहां तक कि ये रिंग्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है। हम यहां ड्रॉ करके बताते हैं आपको क्या होता है। जो कार्बन एटम्स है ना, वो इस तरह से लॉन्ग चेन में हो सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन में। इस तरह का हजारों में आप कार्बन एटम्स एक साथ लिंक्ड हो सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इस तरह का लॉन्ग चेन्स बन सकते हैं।
बेस्ट एग्जांपल जानते हैं क्या है? जो पॉलीथीन, जो आप पॉलीथीन यूज करते हैं ना, उसका अगर आप नाम पर ध्यान दीजिएगा ना तो उसका, इसको लिखते हैं हम पॉलीथीन, लिखते हैं ना पॉलीथीन, यही ना होता है। तो अगर आप, ये भी क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको दिखेगा क्या, इथीन दिखेगा। क्या दिखेगा? इथीन। ठीक है। और इथीन एक हाइड्रोकार्बन होता है, C2H4। इथीन, इथीन होता है C2H4। अल्कीन्स में बताएंगे हम इथीन। तो इस इथीन का ही पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और इस तरह का ढेर सारा इथीन्स ना आपस में चेन का फॉर्मेशन करते हैं। एन नंबर ऑफ होता है, ये एन कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ इथीन इस तरह आपस में लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं और आपको वो पॉलीथीन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी यही से तो टर्म आया जो पॉलीमर्स बोलते हैं ना। ठीक है, जो पॉलीमर्स आप सुनते होंगे, चलिए नहीं पता है तो बाद का बात है। पॉलीमर्स का मतलब ही यही होता है, एक छोटा सा कोई एक केमिकल कंपाउंड होता है, वो लॉन्ग चेन का जो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक के साथ एक जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, ऐसा करके एक लंबा चेन बना देता है। ठीक है, तो कार्बन में ये यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि ये इस तरह का वो लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अब यहाँ जो हम चेन बनाए हैं ना, ये क्या है आपको, स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक पूरा स्ट्रेट चेन दिख रहा है। अब ये चेन स्ट्रेट तो बनाता ही है, ठीक है, ये लॉन्ग चेन तो बनाता ही है, साथ स्ट्रेट भी बनाता है। ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकता है, ये चेन ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है। ऐसे ही नहीं ऑर्गेनिक को अलग से पढ़ा जाता है, कार्बन में ऐसा कुछ तो खासियत होगा ना कि उसके लिए अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाया गया है। ऑर्गेनिक क्या हो जाता है, आपको अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो जाता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है आपको, तो अलग से पढ़ना पड़ जाता है। क्यों पढ़ना पड़ जाता है? कुछ तो खासियत होगा ना कार्बन में, कि बाकी एलिमेंट्स को क्यों नहीं पढ़ते हम अलग से, हाइड्रोजन को क्यों नहीं पढ़ते हैं अलग से, ऑक्सीजन को क्यों नहीं पढ़ते हैं अलग से, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को क्यों नहीं पढ़ते? क्या उन लोग में कंपाउंड्स की कमी नहीं है? लेकिन जितना कंपाउंड्स कार्बन का है ना, अभी तक सिर्फ जिसका केमिकल फॉर्मूला हमको पता है ना, सिर्फ उसका बात कर रहे हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला पता है। यहाँ कितना है जानते हैं वो केमिकल, वैसे कंपाउंड्स आपको 3 मिलियन कंपाउंड्स है, जिसका सिर्फ केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट को पता है, सिर्फ उसका बात कर रहे हैं। 3 मिलियन मतलब 30 लैक्स होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स 30 लैक्स है जिसका सिर्फ केमिकल फॉर्मूला हम लोग को नोन है। ठीक है, और भी इसके अलावा ढेर सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है ना, कार्बन कंपाउंड्स है, जिसके बारे में हमको पता तक नहीं है कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस तरह से बना हुआ है, या फिर स्ट्रक्चर क्या है या कुछ है, उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। वैसे तो ढेर सारे हैं। ठीक है, आपका बॉडी खुद बना हुआ है, जो ग्लूकोज वगैरह पड़ते हैं, जो शुगर आप खाते हैं, शुगर क्या होता है, C6H12O6, नहीं सॉरी C12H22O11, C12H22O11 आपको शुगर होता है। जो ग्लूकोज होता है 6H12O6 होता है। ठीक है, ये सब सारे करते क्या क्या है, ये सब सारे मेरे, ये सब केमिकल कंपाउंड्स है, ये सब आप कार्बन कंपाउंड्स है सारे। ठीक है, तो कुछ खासियत होगा ना, तो इसी खासियत का नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या करता है, इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम बताइए क्या कर सकता है, इस तरह का लॉन्ग चेन्स बना सकता है। स्ट्रेट चेन तो बनाता ही है, वो इस तरह का ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। देखिए ब्रांच चेन कैसे बना सकता है। इस तरह का ये लंबा लंबा ब्रांच में भी चेन बनाता है, जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह का ये ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। ये आपको ब्रांच दिख रहा होगा चेन के बीच में। ठीक है, तो इस तरह का ये ब्रांच्ड चेन भी बनाता है, वो भी बहुत लंबा लंबा। इस तरह का कार्बन एटम्स एक साथ हजारों में, लाखों में एक साथ अटैच्ड हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन तो बनाता ही है, वो इस तरह का लार्ज ब्रांच्ड चेन भी बनाता है। ब्रांच चेन के साथ ये क्या करता है,
रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्या कर सकता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या करेगा, रिंग स्ट्रक्चर भी ले सकता है। क्या कर सकता है, ये रिंग स्ट्रक्चर भी ले सकता है। जो फिनॉल पढ़ते हैं, बेंजीन होता है, ठीक है, जो फिनाइल घर में यूज करते हैं, घर में जो फिनाइल यूज करते हैं ना, वो कार्बन कंपाउंड है, जो फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है, वो बेंजीन है। इस तरह का ये लॉन्ग चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब रिंग चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरह का ये रिंग भी बनाता है। इस तरह का लंबा लंबा ये रिंग चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, जो दिख रहा है ना आपको। इस तरह वो ढेर सारे रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है अपने ही कार्बन एटम्स के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कि कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी होता है कि ये अपने ही कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। वो चेन आपका स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, वो चेन आपका ब्रांच चेन भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो रिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकता है विथ सेम कार्बन एटम। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation property. These compounds may have long chains of carbon, branched chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single bond, जैसे कि अभी हम बताए थे। ठीक है, ये तो होता ही है, ये चीज तो बना ही सकता है, ये लंबा चेन तो बनाता ही है। ऊपर से कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों ही तरह का बॉन्ड बना सकता है। अभी जस्ट हम एग्जांपल लिए थे, आपको हम बात दिखाए थे कि कार्बन कैसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कैसे वो डबल का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और कैसे वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वो अपनी कार्बन एटम के साथ भी बनाता है, दूसरे एटम्स के साथ भी बनाता है। डबल बॉन्ड वो अपनी कार्बन एटम के साथ भी बनाता है, दूसरे एटम्स के साथ भी बनाता है, दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ। जो ट्रिपल बॉन्ड हुआ वो भी वो अपने एटम्स के साथ तो बनाता ही है, और साथ ही साथ वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बस उसी से आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है सैचुरेटेड, क्या होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, क्या, कार्बन का पहला प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक बात, कार्बन के अलावा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो चेन्स का फॉर्मेशन करता है? तो आंसर है यस है, बट उस एक्सटेंट में नहीं कर सकता लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन जिस एक्सटेंट में आपका कार्बन फॉर्मेशन करता है। कार्बन एक साथ हजारों में कार्बन एटम्स को आपस में जोड़ के उतने लंबे लंबे चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है, बट उतने एक्सटेंट तक ऐसा कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है जो उतने लंबे चेन्स का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, कार्बन का ही जो ग्रुप एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है, वो भी हाइड्रोजन के साथ और दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ वो चेन्स का फॉर्मेशन करता है, बट जो मैक्सिमम जो इसमें एटम्स हो सकते हैं ना, वो 7 to 8 एटम्स होते हैं। 7 to 8 एटम्स होने के बावजूद भी वो बहुत रिएक्टिव होता है, और वो इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब, कार्बन के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो इतने लंबे चेन्स का फॉर्मेशन कर सके विथ सेम एटम्स, अपने ही एटम्स के साथ इतने लंबे चेन का फॉर्मेशन कर सके। यहाँ तक कि सिंगल स्ट्रेट चेन तो होगा ही, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर तक की फॉर्मेशन कर सके, जिसका हम बात किए थे ना, जो ग्लूकोज वगैरह का जब स्ट्रक्चर आप देखिएगा ना, तो ग्लूकोज क्या होता है बेसिकली, वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आप उसका देखिएगा ना, जो शुगर का स्ट्रक्चर देखिएगा C12H22O11, वो क्या होता है, वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। आपका जो वो क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में जो आपका जो बॉडी का जो सेल होता है, सेल में क्या होता है,
डीएनए आरएनए, जो डीएनए आरएनए की बात कर रहे थे ना, जब डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखिएगा ना, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में जब आप पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से अलग से एक चैप्टर आता है, तो डीएनए में आप क्या देखिएगा, तो वो डीएनए भी क्या होता है, कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। आपका जो डीएनए है ना, जो आरएनए है, वो भी क्या है, कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। उसमें भी क्या है ना, उसमें भी ढेर सारे, अगर आप देखिएगा तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ढेर सारे अलग अलग चीज होता है, वो बहुत डीप का चीज है। जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़िएगा, अगर आप साइंस लेते हैं, जो क्लास 12 में लास्ट में केमिस्ट्री का एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में पढ़िएगा तो उसमें भी आपको क्या समझ में आएगा, जो कार्बन, उसमें भी क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर लाइक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और ढेर सारे ढेर सारे अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स जो रिंग के फॉर्म में होते हैं, वो आपस में लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन करते हैं और डीएनए को कंप्लीट करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। उस तरह जो आरएनए होता है ना, आरएनए का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, डीएनए को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड है वो, ठीक है। और ये एसिड क्या है, बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे ना, तो वो क्या होता है, कार्बन कंपाउंड होता है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए का नाम में ही एसिड है, और वो कौन सा एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। डीएनए हुआ या आरएनए हुआ, ठीक है। तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी, कौन सा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट का अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा खासियत होता है, तो सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। कार्बन compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गया। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब अपने ही एटम्स के साथ लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना। दूसरा खास बात क्या हुआ कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, जैसे कि अभी हम बताए थे, वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है ना, वो क्या कर सकता है, जैसे अभी एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है विथ अ मोनोवैलेंट, ठीक है। ऐसा कोई अगर मोनोवैलेंट एटम दिखे हमको, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, एक मोनोवैलेंट एटम होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 1। तो मोनोवैलेंट एटम के साथ तो वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, जैसे CH4 मिथेन के केस में देखे थे। या फिर वो क्या कर सकता है, एक डाइवैलेंट एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखे थे, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। तो वो क्या है, एक डाइवैलेंट एटम, ठीक है। तो डाइवैलेंट एटम के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है। एक ट्राइवैलेंट के साथ भी वो बना सकता है, जैसे कि हम बात किए थे, अगर आप देखिएगा नाइट्रोजन के केस में देखिएगा HCN होता है, जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है, HCN, ठीक है। HCN का स्ट्रक्चर हम नहीं ड्रॉ किए, आगे आएगा जब साइनाइड वगैरह पढ़िएगा ना, उसमें आएगा, ठीक है। पता नहीं साइनाइड आप लोग है कि नहीं, नहीं पता। तो HCN अगर आप देखिएगा तो क्या करता है, आपको वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ नाइट्रोजन, मतलब ट्राइवैलेंट एटम के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन का जो कंपाउंड होता है ना, कार्बन किस किस एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है। इस तरह का ढेर सारा एलिमेंट्स ना, जिसके साथ कार्बन अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तीनों ही तरह का वो बॉन्ड बना सकता है, और ढेर सारे एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इतना खास बात जब होगा तो ऑब्वियस बात है, कार्बन का कंपाउंड्स इतना ही लार्ज अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब इतना कुछ खास बात होगा कार्बन का, तभी ना इतना लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा डीएनए तक है वो कार्बन कंपाउंड। जो खाना खाते हैं, जो मेरा चावल होता है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट है। चावल क्या है, मेरा कार्बोहाइड्रेट है, उसका नाम में ही कार्बन आ रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, ये ना होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। जो आप शुगर खाते हैं, ठीक है, जो रोटी खाते हैं, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी आपका कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। जितना आप आसपास की चीज आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप चारों तरफ से सिर्फ कार्बन कंपाउंड से घुरे हुए, आप ऑर्गेनिक से ही घिरे हुए, आप खुद ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब इतना जब वास्ट लार्ज अमाउंट में जो आपको दिखेगा कार्बन कंपाउंड, तो क्यों आप अलग से नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो रीजन समझ में आया, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, क्यों वर्सेटाइल नेचर, ठीक है, क्यों इतना लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली उसका 2 रीजन है। पहला, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन।
दूसरा, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स, विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट एज वेल एज विथ एटम्स ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, अपना ही एलिमेंट के साथ, अपना ही एटम के साथ और दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। कि ये दोनों पॉइंट्स हो गया कि कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल इन नेचर होता है। क्लियर हुआ बात? यस सर। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है? नो। तो आज की क्लास रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, आज की क्लास में हो गया, बहुत सारी चीज़ हम बता दिए हैं आप लोगों को, ढेर सारा लोड अब और नहीं संभाल पाइएगा अगर हम बताना चाहें तो। कल के केस में आप लोग हम बताएंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और एलोट्रॉप्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, और कार्बन के कितने तरह के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उस एलोट्रॉप्स का स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू नेक्स्ट क्लास, टुमारो क्लास। बाय।